गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सभी कोई ठीक होंगे। भाई जा रहे बाल कटवाने के इधर साइड साइड से कटवाएंगे तो है ही नहीं। चलो कटवाते हैं, उसके बाद जाएंगे घर, नहाएंगे धोएंगे, पूजा पाठ, फिर आगे का किया जाएगा कार्यक्रम। तो गाइज फाइनली बाल कटवा के घर आ गया। कैसा कटा है? सही कटा है। चलते हैं, नहाते धोते हैं, पूजा पाठ करेंगे, उसके बाद तब तक के लिए बाय। देखो क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? ढोकला बन रहा है, देख रहे हो? दिखाते कैसे बनता है। दिखा, अरे गूगल का जमाना है तो क्या हो गया, गूगल में हम भी तो दिखेंगे, मेरा देखेगा सब, क्या है कि नहीं? मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटर से कहना चाहता हूं कि आपका पहला वोट पुलवामा में जो वीर शहीद हुए, उन वीर शहीदों के नाम आपका वोट समर्पित हो सकता है क्या? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ तो इस हद तक पहुंच गए कि उन्होंने इंडियन आर्मी को मोदी जी की सेना बुला दिया। और मोदी जी की सेना आतंकवादियों को गोली और गोला देती है। अब इस चीज को लेकर जब इलेक्शन कमीशन में कंप्लेन दर्ज करी गई, 21 दिन तक कोई एक्शन नहीं लिया और 21 दिन के बाद इलेक्शन कमीशन ने अपनी क्लीन चिट दे दी। रूल्स क्लियरली लिखे हैं, उन्हें वायलेट किया जा रहा है, लेकिन फिर भी क्लीन चिट। ये इकलौती क्लीन चिट नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी को कम से कम 4 अलग अलग केसेस में ऐसी क्लीन चिट्स मिली है। अमित शाह ने राहुल गांधी की कॉन्स्टिट्यूएंसी को पाकिस्तान से कंपेयर किया था, ये भी करना रूल्स के खिलाफ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दे दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई। इन 7 में से गाइस कल तो पूरा दिखाया ही नहीं है, पूरा दिखाते तब तो वीडियो और लंबा हो जाता। देख रहे हो ना कितना, मतलब तानाशाह है कि क्या है, मतलब फिर भी सब मोदी मोदी। अरे ठीक है, सब चीज़ तुम देख लो भाई, ऐसा नहीं है कि कुछ मत देखो, देखो करो ऐसा भाई। हम किसी को मत वोट दो, किसी को मत दो, समझा? और दिखाते हैं, वेट और देखो, देखो तानाशाह है क्या है। देखो इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी भाई, चाहिए। ये ध्रुव बाद में राठी का पता वीडियो चला है, कि इन उसमें इलेक्शन जाके कमिश्नर देख का नाम सकते हो, था अशोक लवासा। पूरा अच्छे से पता है इनके दिखेगा। साथ आगे जाकर ये क्या ध्रुव हुआ? राठी का पत्नी, बेटे, चैनल है, उसमें जाके आप अच्छे से देख सकते हैं क्या है, मतलब। और कहीं भी तुम देख लो, कहीं भी आप देख सकते हैं भाई, कहीं भी सर्च मारो क्या है क्या नहीं, सब दिख जाएगा। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है, ये तो जो किसके बारे में बात हो रहा है भाई? इलेक्शन ने अपनी कमिश्नर। रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स। और वो क्या किया था भाई, ये किया क्या था वो देखो। कमीशन ने इसमें भी क्लीन चिट दी। कुल मिलाकर 7 ऐसे केसेस हैं जिसमें मोदी और शाह को क्लीन चिट मिली हुई। एनडीटीवी ने उस वक्त ये भी रिपोर्ट किया था कि 3 इलेक्शन कमिश्नर्स में से एक इलेक्शन कमिश्नर ने डिसेंटिंग राय अपनाई इन 7 में से 5 केसेस में। यानी एक इलेक्शन कमिश्नर ऐसे थे जिनका मानना था कि यहाँ क्लीन चिट नहीं मिलनी चाहिए। बाद में पता चला कि इन इलेक्शन कमिश्नर का नाम था अशोक लवासा। पता है इनके साथ आगे जाकर क्या हुआ? इनकी पत्नी, बेटे, बेटी, बहन सभी को सरकारी एजेंसियों के नोटिस आ गए। सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शंस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि अशोक लवासा को धीरे से इलेक्शन कमीशन से बाहर कर दिया। जरा सोचिए, ये एक इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बात हो रही है, ये एक डेमोक्रेसी है, ये डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर्स, इंडिपेंडेंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपने स्कूल में पढ़ा होगा। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था इलेक्शन कमीशन का इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनकी अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी के द्वारा करी जाएगी, जिसमें एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे ऑपोजिशन के लीडर होंगे और तीसरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद होंगे। ऐसा करने से ये इंश्योर किया जा सके जो इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया जा रहा है वो सही मायनों में इंडिपेंडेंट होगा।
सरकार एक नया लॉ लेकर आई जिसमें सरकार ने कहा कि इस कमिटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाओ, हम अपना ही एक मिनिस्टर और रखेंगे इस कमिटी में। तो 3 मेंबर की कमिटी में अब 2 लोग सरकार के खुद ही हो गए जो इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करेंगे। अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो फिर ऐसा कानून क्यों बनाया गया? क्यों सरकार यहाँ पर इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट को भी कंट्रोल करना चाहती है? इस चीज को बाद में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ कोई एक्शन नहीं लिया, ये कहते हुए कि सेपरेशन ऑफ पावर्स है। अगर सरकार एक कानून बना रही है तो सुप्रीम कोर्ट उसे इस तरीके से स्ट्राइक डाउन नहीं करना चाहता। आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने इस चीज पर भी एक क्यों बनाया भाई? मतलब अपना क्या क्या दिक्कत है उसमें? सबको मतलब अपने तरफ भाई, ईडी सीडी मतलब दिस दैट सीबीआई A to Z सब अपने तरफ। कहाँ से होगा? मतलब डेमोक्रेसी है, ठीक बोल, डेमोक्रेसी है कि डिक्टेटरशिप है? क्या है मतलब? आप ही बताइए क्या, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, वो नहीं समझ में आता क्या है। लगाई हुई है कि एक एमएलए इलेक्शन और एक एमपी इलेक्शन में कितना पैसा खर्च किया जा सकता है। एमपी इलेक्शन में लिमिट 95 लाख रुपीस पर है। बीजेपी ने 437 सीट्स पर चुनाव लड़ा था, तो पार्टी की जो टोटल स्पेंडिंग है वो 415 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कितना पैसा इन्होंने खर्च किया, इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर लिखा हुआ है 1264 करोड़ रुपीस कैसे अलाउ किया इलेक्शन कमीशन ने। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज ने तो यह भी एस्टिमेट किया था कि बीजेपी ने पिछली इलेक्शंस में 27,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जो कि 45% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर था। आज के दिन का भी अगर आप डेटा देखोगे, 16,000 करोड़ रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड्स बेची गई हैं। इन 16,000 करोड़, जो कि बात सही है, लेकिन सोचकर देखो, अगर कोई समाज सेवी जिसने अपनी जिंदगी निकाल दी लोगों की सेवा में, वो इलेक्शन लड़ने के लिए 90 लाख कहां से ला पाएगा? अपनी हवा, अपनी लहर कैसे चला पाएगा? स्पेशली जब दूसरी तरफ पार्टी के पास हजारों करोड़ रुपए हों। प्रॉब्लम यहाँ सिर्फ इलेक्शंस की नहीं है, अगर किसी ऑपोजिशन पार्टी की सरकार बन भी जाती है तो भी उस सरकार को गिरा दिया जाता है। यहाँ पर अनगिनत बार एलिगेशंस लगे हैं हॉर्स ट्रेडिंग के बीजेपी पर। बार बार ये कहा गया लोगों के द्वारा कि बीजेपी एमएलएस को एक रिजॉर्ट में लेकर जाती है और उन एमएलएस का मुंह बंद कर देती है पैसे ठूस कर। क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग के एलिगेशंस सच्चे हैं? मैं तो नहीं बता सकता, क्योंकि मैं तो उस रिजॉर्ट के अंदर झांक कर देखता नहीं हूं। लेकिन आप खुद ही सोच लो, रिजॉर्ट के अंदर वो सारे एमएलएस बैठकर लूडो तो खेलेंगे नहीं। ऐसी चीजों में इन्वेस्टिगेशन करने का काम है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का। लेकिन सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज अगर एक पॉलिटिकल पार्टी के इशारों पर नाचे तो इन आरोपों को कौन इन्वेस्टिगेट करेगा? अब ये सोचो, गाइस, तो अभी बॉयल, इसको अभी पता नहीं है बॉयल हो रहा है कि क्या हो रहा है। वही हो रहा है ना, वो नहीं आता बनाने, तो अंदर डाला हुआ है, ये थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद दिखाते हैं। ये गाइस देखो बन गया, रेडी हो गया, अब इसको खाते हैं। अबे चम्मच दो, चम्मच मतलब खाने वाला मटेरियल सामने आके मतलब बोलता है ना भाई, शेर का मुंह शिकार है, हाथ बंधा हुआ है। अरे भाई चम्मच वम्मच दो, कहूँगा हाथ, कैसे हाथ से खाए? चम्मच खाते हैं, टेस्ट करके बताते हैं। ओके, देख रहे हैं, दिखने में अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है। दिखने में तो अच्छा लग रहा है, हम बनाए हैं वैसे, दिखने में अच्छा लग रहा है वैसे, हम बनाए गाइस। ओके, कौन बनाया है बोल दो? मी खा के बताते कैसा लग रहा है। वेट, गाइस बहुत टेस्टी था, 1 नंबर बना था ढोकला। देख रहे हो, एक पैर में बेचारा है कि बेचारी पता नहीं। चीजों को देखकर न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले मुझे फंडिंग की। मैं जो आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं वो असलियत है देश की। अगर आपको सही में देश की चिंता है तो आपकी आंखें खुल जानी चाहिए इन चीजों को देखकर। न्यूज लॉन्ड्री की 2 दिन पहले की इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि ईडी का इस्तेमाल सिर्फ बाकी पार्टीज के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, बल्कि देश में कंपनीज के खिलाफ भी किया जा रहा है। कम से कम 23 ऐसी कंपनीज जिन्होंने आज तक
बीजेपी को कोई पैसा नहीं डोनेट किया था। उनके ऊपर सेंट्रल एजेंसीज की रेड होती है और एक पैटर्न देखने को मिलता है। रेड के बाद वो कंपनीज करोड़ों रुपए डोनेट करती हैं बीजेपी को। टोटल में 335 करोड़ रुपए इन कंपनीज ने बीजेपी को डोनेट किए जिन पर आईटी या ईडी की रेड पड़ी थी। तो क्या यहाँ पर इन कंपनीज को धमकाकर उनसे पैसा भी एक्सटॉर्ट किया जा रहा है? क्या हमारी इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हो रही हैं? यहाँ मीडिया का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। फेयर इलेक्शंस का मतलब है कि रूलिंग पार्टी के पॉलिटिशियंस और ऑपोजिशन के पॉलिटिशियंस दोनों को अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा, दोनों को मोर और लेस इक्वल। वही देख रहे हो, अब सही बात है भाई। अब ईडी, सीबीआई, पुलिस, दिस दैट, अब किसी के पीछे लगा देगा तो भाई आदमी तो डिस्टर्ब हो ही जाएगा। और लास्ट में वो क्या करेगा? अब इसके पार्टी में तो आना ही पड़ेगा। वही करता है सबके साथ भाई। एमएलए दिखा तो रहा था कि कितना एमएलए को खरीदा, धमकी दिया, सीबीआई लगवाया, ईडी लगवाया। अभी देखो भाई तेजस्वी यादव के घर में भी तो ये सब चल रहा है। इधर झारखंड में भी इसके यहाँ शिबू सोरेन के यहाँ ये सब हुआ। तो किसके यहाँ, मतलब सबके पीछे तो लगा के रखा है। और बीजेपी के कोई नेता में है? कहीं नहीं है। किसी को कहाँ कुछ ये करता है, सब अपना अंडर में रखा है और होगा ही भाई। तो भाई ये आज के डेट में इसीलिए ठीक बोला है कि अगर आपको देश का जब चिंता है ना, तो सही में ये सब देखो कि ये जो हो रहा है सही हो रहा है। कि जो मतलब मंदिर मस्जिद से नहीं होगा भाई कुछ, ये सब से हो रहा है कि भाई कौन भूखे मर रहा है। बेरोजगारी कहाँ आज का डेट में आ गया है। हम भी बेरोजगार बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम बड़ा आदमी है भाई। ये हम भी एक स्टूडेंट है, बेरोजगार आदमी घर में बैठे हुए हैं, तभी तो बोल रहे पहले कितना वैकेंसीज आता है, अब का देखो। इसीलिए कुछ भी करो तो सोच समझ के करो। अब तो ये तानाशाह वाला डिक्टेटरशिप अब चल रहेगा। कोई अब आज़ाद भारत वो वाला नहीं रहा कि अब आज़ादी से कुछ भी कर रहे हो। अगर कुछ भी बोलोगे तो भाई सीबीआई लगा देगा, ईडी लगा देगा, दिस दैट। देखो क्या होता है आने वाला कल में, देखते हैं। तब तक के लिए यहीं पे, और कुछ भी करो तो सोच समझ के। ऐसे ही वोट ये नहीं करना है या किसी का सपोर्ट नहीं करना है ऐसे ही कि हाँ ये वो है भाई तो उसका सपोर्ट करते नहीं। ऐसे ही किसी को सपोर्ट मत करो, आगे पीछे सब चीज़ देख लो, अच्छे से सपोर्ट करो। ऐसे नहीं करना चाहिए सपोर्ट, आँख में पट्टी लगा के सपोर्ट मत करो। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर।